तैयार हो जाओ बेटा। सतांशी रेडी ना? चलिए। सो एक ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हाँ या ना? है ना? क्या पढ़े कितना पढ़े, सब कुछ करंट अफेयर्स है, राइट? और दूसरी चीज, एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी के लिए या जेपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और अगर 2026 का हम पेपर की बात करें तो जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली करंट बेस्ड है। ठीक है? फिर चाहे वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स और द बैकग्राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम डिमांड समझ लें इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। उसके बाद बात करेंगे कि यूपीएससी और जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जेपीएससी के भी है और कुछ बच्चे यूपीएससी के भी। ज़्यादा बच्चे मुझे यूपीएससी के नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो वील गो इनटू बोथ ऑफ देम एस्पेक्ट्स। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यू ऑल नो कि यूपीएससी करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन पेपर सेट करता है। क्लियर? एवरी सिंगल क्वेश्चन इज एंटायरली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है? अब या तो वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर उस करंट अफेयर्स को आपके स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? तो हमें क्या लगता है कि द क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम करंट अफेयर्स बट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी का ही क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है? लाइक लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद एथिक्स कमिटी, पिछले साल ही था 25 में। क्लियर? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था बेटा वो क्वेश्चन क्योंकि एथिक्स कमिटी ने एक एक्शन लिया था टू सस्पेंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महुआ मोइत्रा। उसकी वजह से वो क्वेश्चन था। इस साल एक क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में किया है, रिलेटेड विद द ब्लैक बॉक्स। क्वेश्चन होने का सिंपल सा रीजन ये था कि पिछले एक साल में काफी सारी एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली द एयर एक्सीडेंट्स। क्लियर? सो उस कंटेक्स में जब जब एयर एक्सीडेंट होता है या जब कभी इस तरह का सिनारियो क्रिएट होता है तो ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉक्स वो डिवाइस है जो कॉकपिट में रखी हुई होती है, विच रिकॉर्ड्स ऑल द वॉइसेस ऑफ द कॉकपिट, कि क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या डेटा है। ठीक है? और वो सारी चीज़ें, ताकि कॉज ऑफ एक्सीडेंट कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कि क्या कारण है कि युद्ध जो हादसा हुआ है इसका पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स वो इंपॉर्टेंट डिवाइस है बेटा। ठीक है? और पिछले कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एक्सीडेंट्स। एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद अजीत पवार साहब की डेथ हुई है एयर एक्सीडेंट में। क्लियर? अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बचा था। ठीक है? उससे पहले की अगर बात करें तो हमारे फॉर्मर सीडीएस विपिन रावत, उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, प्लेन क्रैश में ही उनकी भी डेथ हुई है। सो रिपीटेडली इफ इट इज़ इन न्यूज़ और पिछले एक साल में अगर न्यूज़ में है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक जनरल ट्रेंड होता है करंट अफेयर्स को लेकर कि करंट अफेयर्स कब का पूछेगा, कितना पुराना पूछेगा। क्लियर? तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, ये मान के चले कि बच्चे 27 28 वाले, तो अगर इसी साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, अगर आप ये के दिमाग में ये चीज़ें हैं तो ये गलत है। ठीक है? यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 ईयर अहेड एज वेल। उसका एक सिंपल सा रीजन है, वॉट एवर इज इन न्यूज हियर, उस न्यूज का एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड भी होता है।
और वो बैकग्राउंड तुरंत नहीं होता है, वो बैकग्राउंड पिछले 2-3 सालों से बनता हुआ चला आता है। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब यूरोपियन टूर पे गए थे, ठीक है। जब यूरोपियन टूर पे गए थे तो रास्ते में यूएई गए। अब जब यूएई गए हैं तो वहां पर क्या साइन हुआ है? एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, एमओयू, रिलेटेड विथ व्हाट? स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। सिर्फ एमओयू है बेटा, समझना होगा, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ऐसा करेंगे। क्लियर? तो कंटेक्स्ट क्या है? द रीसेंट ऑयल क्राइसिस। अब उस ऑयल क्राइसिस का रिजल्ट हुआ कि एमओयू साइन हुआ। और यूएई के साथ क्यों हुआ? एनी आइडिया? दो रीजन है बेटा, शाबाश। एक, यूएई ओपेक से बाहर आ गया, और दूसरा यूएई के पास एक्सेस है अरेबियन सी का। ठीक है, बेशक यूएई यहां पर है, बट दे हैव वन पोर्ट इन ओमान एज वेल। तो सीधे ओमान के जरिए अरेबियन सी आ सकते हैं और अरेबियन सी से ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में है। क्लियर? सो दैट्स वाई यूएई। और इस बैकग्राउंड में अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगे। उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे अगले साल तक जाके वो एग्रीमेंट फाइनल होगा। तो अगर आप अभी से करंट अफेयर्स को ध्यान में रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए वो बैकग्राउंड के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका वो बैकग्राउंड इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट only for the year in which you are giving examination, but also for the year preceding it. तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिस साल का एग्जाम हो उस साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, बट उस करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड उसके पिछले 1 साल का नजर आता है। क्लियर? और अगर यही एस्पेक्ट हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कहे तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेंस में जब हमें आंसर लिखना होता है रिलेटेड विद एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न से अगर जुड़ा हम आंसर की बात करें, तो उस आंसर में हमें उसके पीछे के कॉजेस पे जाना होगा। ठीक है, उसके पीछे के जो कंटेक्स्ट है उसे समझना होगा। क्लियर? और अगर कुछ फेलियर वाली सिनारियो है तो उस फेलियर के पीछे के वाई पे जाना होगा। क्लियर? क्यों हुआ है, और उसके बाद ही हम अपने सजेशंस फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर? जैसे बिना नींव के इमारत नहीं बनती बेटा, उसी तरीके से करंट अफेयर्स में तुम बिना बैकग्राउंड के एनालाइज नहीं कर पाओगे बाय रीडिंग द न्यूज़। और अगर आप सिर्फ न्यूज़ रीड करके ये समझ रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा है, तो करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर हो रहा है, बट फॉर वन डे एग्जामिनेशन, नॉट फॉर यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस। क्योंकि करंट अफेयर्स जो हम वन डे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, इट इज़ एंटायरली द फैक्ट बेस्ड, जहाँ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट ज़रूरी है, उसके पीछे का एनालिसिस, उसके पीछे का बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं होता है। बट जब हम पीसीएस की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, तो वी नीड अ डेप्थ एनालिसिस। क्लियर? तो इसीलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना, समझना थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। राइट? अब तुम लोगों के दिमाग में एक और चीज़ आती है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, है या नहीं है ये सवाल कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़े? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर डेप्थ में जाते हैं तो सर 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, है ना, और डेप्थ में ना जाए तो कवर हो रहा है करंट अफेयर्स या नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। कितने लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है?
है ना? और कितने लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है? फील फ्री, गुड, ठीक है, पता है, हम पढ़ रहे हैं, क्लियर? सो विच न्यूज़पेपर यू आर फोकसिंग ऑन? द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर हिंदी वाले जनसत्ता, है ना, या फिर दैनिक जागरण? ठीक है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, नेशनल एडिशन, रांची एडिशन या कोलकाता एडिशन मत लेना बेटा दैनिक जागरण का, ठीक है? और जेपीएससी वालों के लिए मैं सुना है प्रभात खबर में ठीक ठाक खबरें आ जाती है जेपीएससी वालों को, ठीक है? बट ओवरऑल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज गुड। इंडियन एक्सप्रेस का लैंग्वेज थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर? वहीं पर अगर इन डेप्थ कवरेज चाहिए आपको डिफरेंट टॉपिक्स का, ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहिए, सो फॉर दैट हिंदू इज बेटर, बट अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस, ठीक है? क्योंकि दोनों ही न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ कवरेज होगा इट इज इक्वल, ठीक है? एक आध न्यूज़ ऊपर नीचे, एक आध न्यूज़ एक दिन आगे एक दिन पीछे होती है, अदरवाइज न्यूज़ आर एंटायरली इक्वल। अब इस न्यूज़पेपर को कवर कैसे करें वो भी समझा देता हूँ, ठीक है? हालांकि हम वीकली करंट अफेयर्स तो करेंगे ही करेंगे, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड गेट द नॉलेज हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर आवरसेल्व्स, ठीक है? और जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो इस न्यूज़पेपर में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी नीड टू लुक अपॉन इज द फ्रंट पेज, है ना? और इस फ्रंट पेज में बहुत सारी खबरें होती हैं, समटाइम्स सेंसेशनल, समटाइम्स रेलेवेंट, एंड समटाइम्स इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, है ना? और आजकल जो कमर्शलाइजेशन हो गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी गेट द एडवर्टीजमेंट, है ना? वो फ्रंट पेज रह ही नहीं गया है, बट विच एवर पेज द न्यूज़पेपर इज कंसिडरिंग एज फ्रंट पेज, उस फ्रंट पेज में क्या देखना है, याद रखना, एनी डिसीजन ऑफ whom, ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? उसके बाद एनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? अब यहां पे एक चीज याद रखना बेटा, क्या? कि डिसीजन के पीछे के अगर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है, क्या किया जा सकता है, अगर वो कंसीडरेशंस में है, मतलब बातचीत चल रही है उस डिसीजन को लेकर, तो उस न्यूज को हम बड़ी आसानी से स्किप कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? जब डिसीजन हो जाएगा तब देख लेंगे उसको, जब चर्चा चल रही है तो क्यों पढ़ना, क्लियर? क्यों अपना टाइम वेस्ट करना अननेसेसरीली, ठीक है? क्योंकि फाइनलाइज तो कुछ हुआ नहीं है, और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होगा तब तक वो रिपीटेडली न्यूज में आते रहेगा, इसीलिए हमें सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, द डिसीजन, राइट? उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे फोकस करना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के कंसीडरेशंस पे। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस भी करता है कई बार, और वो ऑब्जर्वेशन भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, इट इज अ वर्बल ऑब्जर्वेशन। सो वो वर्बल ऑब्जर्वेशन या जो भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, अगर वो निर्णय नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ, ठीक है? उसके बाद द इंपॉर्टेंट थिंग ऑन फ्रॉम फ्रंट पेज इज एनी न्यूज रिलेटेड विद आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहां पर भी एक चीज दिमाग में बिठाना, जैसे अभी पिछले हफ्ते रूबियो साहब भारत आए, तो वो आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, इफ द न्यूज इज रिलेटेड विथ द एग्रीमेंट, अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी तरह का कोई समझौता हुआ है, ठीक है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, दैट ट्रीटी एंड इट्स प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, कौन कहां कहां घूमने गया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? हम मंडे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें
फोकस्ड होना पड़ेगा फॉर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। और एग्जाम के लिए जरूरी क्या है कि एग्रीमेंट क्या हुआ। तो क्या एग्रीमेंट हुआ है बेटा? रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, क्लियर, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। सो दोज एग्रीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। या फिर अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट न्यूज हो रिलेटेड विथ व्हाट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, दैट वी नीड टू, क्लियर। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एक्यूजेशंस है, कोई राजनीतिक खबर है रिलेटेड विथ बीजेपी, रिलेटेड विथ कांग्रेस, रिलेटेड विथ टीएमसी और एनी पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है, अगर कोई राजनीतिक खबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ राजनीति से लेना देना है, ठीक है, उसे छोड़ दो। हालांकि इंटरेस्ट उसी में आता है सबसे ज्यादा, है ना, बट उसको छोड़ दो क्योंकि वो जरूरी नहीं है। बट वही राजनीतिक खबर अगर हमें पॉलिटी से कनेक्ट करवा सकती है तो फिर उसको देख लेना। कैसे? उसका एक एग्जांपल बता देता हूं। कुछ दिनों पहले फ्रंट पेज पे न्यूज थी रिलेटेड विथ इलेक्शंस ऑफ तमिलनाडु, रिलेटेड विथ इलेक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल न्यूज है, चुनाव हुए, उसका परिणाम आ गया। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई मेजॉरिटी के साथ, और तमिलनाडु में फ्रेगमेंटेड मैंडेट था, है ना, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। अब कहने को तो ये राजनीतिक खबर है, बट इसका कनेक्शन हमारे जीएस पॉलिटी से है। कैसे है? तमिलनाडु में इट इज रिलेटेड विथ द हंग असेंबली, त्रिशंकु विधानसभा जिसे कहते हैं हिंदी में। अब जैसे ही त्रिशंकु विधानसभा बनती है, हंग असेंबली बनती है, हु अज्यूम्स द पावर? गवर्नर। गवर्नर के पास डिस्क्रिशन आ जाता है कि वो किसे सरकार बनाने का न्योता देते हैं, किसे इनवाइट करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही इनवाइट किया जाए, ठीक है। कई बार क्या हुआ है, वो पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी नहीं है उसे भी इनवाइट किया गया है सरकार बनाने के लिए। वो गवर्नर का डिस्क्रिशन हो जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश बाबू लगातार मुख्यमंत्री रहे विदाउट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार, क्लियर। उसी तरीके से कर्नाटक में भी जेडीएस के बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं बिना बहुमत के, क्लियर। तो मैंडेटरी नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है कि गवर्नर की पावर्स क्या है। हंग असेंबली के सिनारियो में गवर्नर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब टीवीके के चीफ जोसेफ विजय गए थे गवर्नर के पास, गवर्नर ने कहा था दिस इज नॉट सफिशिएंट, आई नीड द सपोर्ट ऑफ 118 एमएलएज। तो जब तक मुझे 118 विधायकों का सहमति पत्र नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें सरकार नहीं बनाने दूंगा, ठीक है। ये किसने कहा? गवर्नर साहब ने। जबकि सिनारियो ये भी देखे गए हैं कि बिना किसी मेजॉरिटी के अलाउ किया गया है इंसानों को सरकार बनाने का, कि ठीक है आप बना लीजिए सरकार, उसके बाद मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए आई विल गिव यू 10-15 डेज टाइम। बट तमिलनाडु वाले केस में वो काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? द पावर्स ऑफ गवर्नर बिकेम सिग्निफिकेंट। तो इस न्यूज से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली कनेक्टेड है, किससे? पावर ऑफ गवर्नर, तो न्यूज जरूरी नहीं है, इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ लेना होता है, ठीक है। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? इट वॉज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ बीजेपी, बट ममता दीदी डिसाइडेड नॉट टू रिजाइन, कि मैं नहीं कुर्सी छोड़ूंगी, है ना। कुर्सी मुंह थोड़ा ज्यादा जाग गया था ममता दीदी का, क्लियर। सो उस सिनारियो में क्या होगा? इफ द चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड्स नॉट टू रिजाइन, देन अगेन द पावर ऑफ गवर्नर कम्स, ठीक है, कि गवर्नर डिसमिस कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, क्लियर। और दूसरा सिनारियो ये हो जाता है कि जैसे ही विधानसभा भंग होती है,
ठीक है, ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाती है। न्यूज़ पॉलिटिकल थी बट कनेक्ट किससे थी बेटा? पॉलिटी से। तो अगर इस साल मेंस में गवर्नर की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो हैरान मत होना, क्योंकि चर्चा में है। क्लियर? या तो इस साल मेंस में आ जाएगा या अगले साल प्रीलिम्स में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू लुक इनटू द करंट अफेयर्स। क्लियर? तो वही पॉलिटिकल न्यूज जो इस तरीके से आपके स्टैटिक पोर्शन से कनेक्टेड है। क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब हम बाकी के पेजेस पे आते हैं, पेज 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, ये ज्यादातर पेजेस कौन से होते हैं बेटा? रिलेटेड विथ स्टेट्स। ठीक है, अब ये स्टेट्स में ज्यादातर न्यूज जो होती है वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड होती है, तो यहां हम स्किप कर सकते हैं। बट थोड़ा सा हम क्रिएटिव हो जाए तो क्या कर सकते हैं? अगर स्टेट्स में कुछ इनोवेटिव हुआ है, कुछ नया रिफॉर्म इनिशिएट किया है, क्लियर, कुछ नई पहल हुई है, कुछ नया सुधार हुआ है, ठीक है, अगर इस तरह का कुछ है तो जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, कि कोई नई योजना है जो बहुत अच्छी है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं जो पॉलिटिक्स को प्रमोट करे या फ्रीबीज को प्रमोट करे, ना, वो गलत है। ऐसी खबर जो कुछ इनोवेशन लेकर आ जाए, जो गवर्नेंस के लिए हेल्पफुल हो, शासन व्यवस्था को और बेहतर कर दे, या फिर ऐसी खबर जो आपके एथिक्स को, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बेहतर हो, ठीक है, वो सारी खबरें। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो सिर्फ क्या करना है? नोट डाउन करना है, ताकि अगर हम आंसर लिख रहे हैं मेंस में, सो वी कैन जस्ट राइट दोज थिंग्स एज एग्जाम्पल। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं बेटा अपनी क्लासेस में, कि अगर तुम अपनी आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हो, ठीक है, और वो एग्जाम्पल भी द रियल एग्जाम्पल्स, you are going to get that extra marks. Clear? Why? Because you have connected your subject with the current affairs. आई बात समझ में? सो सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अनदर पेज, दैट इज एडिटोरियल, ओपिनियन। फिर हिंदू का एक और पेज है, एक्सप्रेस में भी आता है शायद ना, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। और एक और पेज ऐड किया है अभी रिसेंटली ही इन न्यूज़पेपर्स ने, एफएक्यूज करके। क्लियर? ये वो पेजेस है जहां पे डिफरेंट इश्यूज को लेकर ओपिनियंस प्रोवाइड की जाती है, एक पूरा बैकग्राउंड या डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये वो पेज है जो हमें सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, द एडिटोरियल पेज। हाँ या ना? ये वो पेज है जिसे पढ़ते ही नींद आ जाती है। तो अगर किसी को नींद ना आए तो ये पेज पढ़े, बहुत जल्दी नींद आएगी बेटा, गारंटीड इलाज है नींद ना आने का। ठीक है, कोई दवाई इतनी अच्छे से असर नहीं करती है जितना ये असर करती है। ठीक है, बट दिस इज व्हाट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट रीजन? फॉर योर मेंस। क्यों? क्योंकि ये जो ओपिनियन है, ये जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है, ये आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को डेवलप करेगा। ठीक है, बट इसे पढ़ने का एक अलग तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा एडिटोरियल पढ़ के उसको अंडरलाइन करते हैं और उसके हर एक पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, उसके भी एक नोट्स बन जाता है। ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट को पूरा लिखकर फिर उसे पढ़ के फिर उसे राइट डाउन कर लेते हैं।
दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है. What needs to be done with regard to opinion or editorial page? यहाँ पे you need to read the whole article entirely. पहले उस पूरे आर्टिकल को पढ़ो, ठीक है, देन ब्रिंग आउट द क्रक्स ऑफ इट. कि अगर 500 शब्दों का आर्टिकल है, ठीक है, तो उन 500 शब्दों के आर्टिकल्स को पूरा पढ़ के उसका एक क्रक्स नोट डाउन कर लो इन 50 to 70 वर्ड्स. इससे क्या होगा, तुम्हारा चीजों को कंसाइज करने का कैपेबिलिटीज बढ़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, आप चीजों को कैसे टू द पॉइंट लिख सकते हैं, वो कैपेबिलिटी डेवलप होगी. क्योंकि एडिटोरियल में तो उसको एक्सप्लेन किया है ना हर एक एस्पेक्ट से. आपने क्या किया, उसे 50-75 वर्ड में लिख दिया, मतलब आपने उसी चीज को क्रिस्प कर दिया, ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यूपीएससी का अगर मैं बात करूं तो आंसर कितने शब्दों में लिखना है बेटा, 150 या 250. इससे ज़्यादा तो स्पेस भी नहीं दे रहा है यूपीएससी, क्लियर. तो इसीलिए हमें वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिवनेस को इस तरीके से लाना है. और यहां पे आप अपनी कलाकारी भी कर सकते हैं रिलेटेड विथ द फ्लो चार्ट और एनी डायग्राम और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. बट व्हाट यू नीड टू डू, आपको उस पूरे एडिटोरियल को, पूरे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट को समराइज करना है इन द वर्ड लिमिट, क्लियर. वो एडिटोरियल पढ़ के अंडरलाइन करके जितने अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो सारे लिख कर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है. और ये जिस तरह का यूपीएससी अब गेम खेल रहा है बेटा तुम लोगों के साथ, मैं गेम खेलना ही बोलूंगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि यूपीएससी अब थोड़ा सा बोल रहा है कि अच्छा तुम लोग समझने लगे हो कि मैं किस तरह के सवाल पूछता हूं, रुक जाओ अब तुम्हें दूसरे तरह के सवाल पूछूंगा, क्लियर. तो बोले मेंस को भी प्रीलिम्स में ले आऊंगा, एथिक्स आ गया, आईआर आ गया, है ना, कुछ सालों पहले इंटरनल सिक्योरिटी भी आ गया था, है ना, तो मेंस भी प्रीलिम्स में आ गया. और आजकल एक और नया ट्रेंड यूपीएससी ने अपना लिया है कि फैक्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दिया, इन डेप्थ जाना शुरू कर दिया है, ठीक है. पहले क्या हो रहा था कि फैक्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ करता था यूपीएससी का, अब यूपीएससी फैक्ट्स पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल वो जो क्वेश्चन था इसी साल राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पर, ठीक है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे उस पर, आर्टिकल 393, 394 और 395 पे, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं. तो इसीलिए इफ़ यू आर गेटिंग एनी फैक्ट्स इन दीज, जनरली तुम्हें फैक्ट और डेटा यहाँ मिलेगा, ओपिनियन में नहीं मिलेगा, एडिटोरियल में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में मिलेगा. यहाँ से वो फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, कॉपी कर लेना, क्लियर, उन नोट डाउन कर लेना और उन फैक्ट्स को दिमाग में बिठा लेने का. डन. सो दैट इज रिलेटेड विद द ओपिनियन और एडिटोरियल पेज. इसके बाद जब अगला पेज आता है दैट इज ईदर इकोनॉमी और आईआर, है ना. तो पहले इकोनॉमी देख लेते कि इकोनॉमी में क्या करना है. इकोनॉमी वाले पेज में बहुत सारी न्यूज़ होती है इकोनॉमी से जुड़ी हुई, सोने के रेट हो गए, इस कंपनी ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ये वो वैसा हो रहा है. नथिंग इज इंपॉर्टेंट unless it is related with RBI, if it is related with financial policy of the government or any decision of regulatory बॉडीज. जितने भी नियामक बोर्ड है, चाहे वो सेबी हो बेटा, इरडा हो, ठीक है,
IBBC हो, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर उनका कोई डिसीजन है, अगेन इंपॉर्टेंट इज द डिसीजन, कि क्या चर्चा कर रही है, क्या प्लान कर रही है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द डिसीजन जो हो चुका है, लिया जा चुका है ऑफ रेगुलेटरी बॉडी. इन चीजों के अलावा इकोनॉमी पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है. बट यहां पे सिर्फ इसे पढ़ना जरूरी नहीं है बेटा, यहां इसे और दूसरे एस्पेक्ट से समझना जरूरी है. वो क्या? कि अगर कोई डिसीजन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी वाले सेक्शन में, ठीक है. बैकग्राउंड जरूरी हो या ना हो, बट उसका इंपैक्ट, और ज्यादातर क्वेश्चन जो यूपीएससी इकोनॉमी से पूछ रहा है या पूछता है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड ही पूछ रहा है, कि मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, मौद्रिक नीति का परिणाम क्या होगा, या वित्तीय नीति का परिणाम क्या होगा, या सेबी ने अगर कोई गाइडलाइन लेकर आई है तो उस गाइडलाइन के इम्पैक्ट्स क्या होंगे. तो डिसीजंस, उसके इम्पैक्ट, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक इनटू इकोनॉमी पेज. क्लियर? तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है. नॉट एवरी सिंगल न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो बेटा. हर खबर ज़रूरी नहीं है. हमें सिर्फ उस न्यूज़पेपर से, उस 24 पन्नों के न्यूज़पेपर में से सिर्फ उतनी ही खबरें चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है. और उसके बाद IR मैंने बता ही दिया है कि क्या करना है, कि अगर कोई एग्रीमेंट है, जो साइन हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो ट्रेड डील हुई है. इसके अलावा वो बच्चे जिनका PSIR ऑप्शनल है, और मेंस पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें और ज़रूरी हो जाती है. वो क्या? एनी इंटरनेशनल इवेंट, कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम विच इम्पैक्ट इंडिया, जिसका प्रभाव भारत पर पड़े, ठीक है, वो खबर जरूरी है. क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर प्रभाव भारत पर पड़ रहा है तो फिर भारत से प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आपका ओपिनियन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इजराइल ईरान ये वॉर चल रहा है, ठीक है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ ही रहा है, हम देख ही रहे हैं. 7 रुपये बढ़ गया बेटा पेट्रोल, गोल्ड प्राइजेस बढ़ गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी भारत से सवाल पूछे जा रहे हैं. व्हाट इज इंडियाज स्टैंड पॉइंट ऑन दिस, भारत का नजरिया क्या है इस युद्ध को लेकर. क्लियर? तो हर वो न्यूज़ जो इंडिया को एक टाइट स्पॉट पे क्रिएट कर दे, कि भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, कि भारत से सवाल जवाब होंगे. जैसे कुछ सालों पहले रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक करना शुरू किया था, तो पहला सवाल भारत से पूछा गया था कि आपका क्या राय है, आपका ओपिनियन क्या है इस पे, क्योंकि रशिया तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और आप कहते हो टेरिटोरियल सोवरेनिटी हर एक देश की इंपॉर्टेंट है, कोई भी देश दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करना चाहिए, और देखो आपका दोस्त क्या कर रहा है. सो उस पर्सपेक्टिव से वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. नथिंग बियॉन्ड दैट, कि कहाँ अटैक किया, कब अटैक हुआ, ठीक है, वो चीज़ें नहीं है हमारे लिए ज़रूरी. हमारे लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि उस इवेंट का भारत पे क्या प्रभाव है, और भारत उसको सुलझाने के लिए क्या कर रहा है. दैट्स इट. क्लियर? बस इतना ही न्यूज़पेपर पढ़ना है बेटा. इसके बाद जो पेज आता है वो होता है एक स्पोर्ट्स का, ठीक है. सो आई विल सजेस्ट नॉट टू रीड दिस. हाँ, बाकी तुम लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो तुम लोग ये पेज पढ़ोगे ज़रूर, चाहे IPL में इंटरेस्ट हो, या टेस्ट चैंपियनशिप में इंटरेस्ट हो, ठीक है, या F1 में इंटरेस्ट हो, या सॉकर में इंटरेस्ट हो, पढ़ोगे ज़रूर. बट अदरवाइज UPSC के पर्सपेक्टिव से इस पेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है.
और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो हम किसी भी मंथली मैगजीन में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इस पेज को डेली डेली पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट फीजिबल फॉर अस, ठीक है। सो न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। डन, क्लियर। सो समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है न्यूज़पेपर में से। अब सम न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हुई हैं बेटा, है ना, रिलेटेड विथ पॉलिटी, रिलेटेड विथ इंटरनेशनल रिलेशंस, रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एज वेल, ठीक है। और उन न्यूज़ में से जो एक प्रोमिनेंट न्यूज़ मुझे नज़र आई वो है व्हाट, रिलेटेड विथ आर्टिकल 142। एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट 142? अनुच्छेद 142 क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 142, अच्छा चलो 142 क्लियर नहीं है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, बस इतना ही सा। राइट टू प्रिवेसी भी है, और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी भी है ना, और राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी है, राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी है ना। ये सब क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट। क्या है बेटा ये सब इन्फर्ड राइट्स है। समझो, कॉन्सेप्ट समझो। आर्टिकल 21 जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, ठीक है, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ एसेंशियल फेनोमेना। क्या? अगर आर्टिकल 1 को वर्ड बाय वर्ड या बेयर एक्ट की तरह से पढ़े तो व्हाट इट सेज, दैट नो इंडिविजुअल शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी अनलेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्लियर? तो पहली चीज क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में इसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। क्लियर? मतलब अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी छीननी है तो क्या जरूरी है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय, विधि की स्थापित प्रक्रिया का होना जरूरी है। और क्या सिर्फ विधि की स्थापित प्रक्रिया का होना जरूरी है? इसके साथ कुछ और भी चाहिए, इसके साथ कुछ और भी चाहिए। और वो कुछ और क्या है बेटा? जिन बच्चों ने पॉलिटी पढ़ रखा है भूल गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया। और इसके साथ एक और चीज होना जरूरी है, क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तभी किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन या उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है बट याद नहीं है उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। सिंपल, क्लियर? क्योंकि आर्टिकल 21 अगर आप पढ़ रहे हो और ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आर्टिकल 21 इज इनकम्प्लीट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पॉलिटी पढ़ते टाइम हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइडर तरीके से किया हुआ है। वाइडर तरीके से करने का मतलब आर्टिकल 21 को समझते हुए, राइट टू लाइफ और लिबर्टी को समझते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस को भी इसमें ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल, राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। लाइफ ओनली लाइफ नहीं है बेटा, हेल्दी एनवायरनमेंट भी चाहिए, तभी वो जीवन है। क्यों? क्योंकि जीवन जब तक गरिमामय नहीं होगा, क्या वो जीवन होगा? नहीं। इसीलिए उस जीवन का गरिमामय होना भी जरूरी है। और अगर गरिमामय जीवन नहीं है
तो फिर क्या होना चाहिए? गरिमामय मृत्यु, डिग्निफाइड डेथ। क्लियर? सो इफ इट इज नॉट डिग्निफाइड लाइफ, देन इट इज अ डिग्निफाइड डेथ। क्लियर? उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ इट, निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। क्लियर? और उसी कंटेक्स्ट में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है। क्या? राइट टू सेफ ट्रेवल। ठीक है, एक नया मौलिक अधिकार जुड़ गया है बेटा, एज अ इन्फर्ड राइट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू सेफ ट्रेवल। क्लियर? और ये क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने? टू एंश्योर जस्टिस कंप्लीटली। ठीक है, क्यों किया बेटा? हाँ, पिछले कुछ समय में आप देखे होंगे कि लगातार सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आ रही है। ठीक है, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज आई थी, उत्तराखंड में एक बस पलटी थी जिसमें कुछ 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसी इवेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि दे विल एनलार्ज द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार को और बड़ा करने की जरूरत है। ठीक है, और कितना बड़ा कर दिया उसे? राइट टू सेफ ट्रेवल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? क्यों? क्योंकि फैक्ट ये कहते हैं कि नेशनल हाईवेज कंसिस्ट ऑफ 2% of Indian total roads, but 30% of road accidents are happening on those national highways. It may be for any particular reason. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कारण क्या है, वो सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि सिर्फ 2% नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी 30% केसेस नेशनल हाईवेज पर क्यों हो रहे हैं। And when Supreme Court observed it, Supreme Court considered there are certain flaws, कुछ कमियां हैं नेशनल हाईवेज को लेकर, और उसी नेशनल हाईवेज की कमियों को दूर करने के लिए व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डन? सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 क्या है ये समझ लेते हैं। आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट। किस चीज का पावर? टू मेक अ डेक्री और जजमेंट। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी आदेश को जारी कर सकता है। ठीक है, और ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट देगा 142 को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसकी पावर होगी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ लॉ। जितना पावरफुल कानून होता है, ठीक है, कानून कौन? जो पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव बनाए, तो जितना पावरफुल वो लॉ होगा उतना ही पावरफुल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को देते टाइम अनुच्छेद 142 बोल दिया। आई बात समझ में? और ये सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है? सिंपल, एक टर्म लिखी हुई है बेटा आर्टिकल 142 में ही, दैट इज व्हाट? टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है बेटा? कानून भी बना सकता है। आई बात समझ में? और अब जैसे ही ये डिसीजन आता है आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 142 से जुड़ा हुआ, कुछ डिबेट रेज हो जाते हैं जो कि तुम्हारे लिए मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो डिबेट क्या है? द मोस्ट प्रोमिनेंट डिबेट इज सेपरेशन ऑफ
पावर, शक्ति का पृथक्करण। और शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, कौन बताएगा? जो पॉलिटी पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े उनके लिए कोई डाउट नहीं है ना? और जिन्हें मैंने पढ़ाया है फिर तो उन्हें पनिशमेंट देने की संभावना हो जाएगी। तुम लोग बेफिक्र हो, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया अभी, है ना? ये कुछ बच्चे हैं ना, ये है ना, उधर भी है ना, जिन्हें मैंने ही पढ़ाया है और सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ाया है, फिर भी हम भूल गए। राइट बेटा? हाँ, शाबाश। किसी को याद है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? बोलो। एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि पावर जो है सेग्रीगेटेड है। किस किस के बीच? एग्जीक्यूटिव के बीच, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। राइट? एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? ड्राफ्ट द लॉ एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। राइट? लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक अ लॉ, कानून को बनाना। और कानून का ड्राफ्ट कौन करेगा? लेजिस्लेचर विल मेक द लॉ, विधायिका जो है वो कानून को बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी क्या करेगी? टू एडजुडिकेट। ठीक है, न्याय करेगी कि कानून सही है या गलत है। ये है सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों को अपना अपना कार्य क्षेत्र दे रखा है। बट ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खुद ही कानून बना दिया ना, इसका काम कर दिया। जो काम लेजिस्लेचर का है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के काम में दखल करे और उस काम को खुद कर ले, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? नहीं, क्या कहते हैं? इट इज जुडिशियल ओवर रीच। एक्टिविज्म नहीं बेटा, एक्टिविज्म अलग है। अब क्योंकि एक्टिविज्म और ओवर रीच के बीच डाउट क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो समझा देता हूं दोनों में अंतर क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से काम करवाती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है, कीजिए। वो हुआ क्या? एक्टिविज्म। और जब जुडिशियल ओवररीच की हम बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यायिक हस्तक्षेप, इस न्यायिक हस्तक्षेप में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम खुद कर लेती है। ठीक है? काम किसका है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है? तो ये क्या हुआ बेटा? ओवररीच। एक्टिविज्म नहीं हुआ। ठीक है? एक्टिविज्म में सिर्फ काम करवाया जाता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, ये काम करो। ठीक है? बट यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खुद ही कानून बना दिया। तो ये एक्टिविज्म नहीं, ओवररीच हुआ। हाँ बेटा? एडवेंचरिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ, सॉरी, ओवररीच इज रिजल्ट ऑफ एडवेंचरिज्म। ठीक है? एडवेंचरिज्म क्या होता है बेटा? यू लाइक एडवेंचर्स और नॉट, है ना? अपनी अपनी लाइफ में बेटा, यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं। यू लाइक दैट एडवेंचर्स, कि कुछ नया किया जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट काम किया जाए। तो वही काम जब जुडिशरी करना शुरू कर दे तो क्या कहलाएगा? जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो जुडिशरी जब अपने ट्रेडिशनल वर्क डोमेन से बाहर जाएगी
ट्रेडिशनल वर्क डोमेन क्या है उसका, जुडिशरी का? टू डिसाइड ऑन द केसेस, न्याय करना और कानून की समीक्षा करना। ठीक है, अब अगर इन दोनों दायरे से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट ये सोचे कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, चलो देखते हैं क्या मैं भी वो काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो क्या हो गया, एडवेंचरिज्म। और उसी एडवेंचरिज्म का रिजल्ट क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो काम करना शुरू कर देता है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को करना चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक हस्तक्षेप। क्लियर? तो ये तो हुआ किस पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये न्यूज़। ठीक है, बट प्रीलिम्स भी देना है, बिना प्रीलिम्स क्लियर किए मेंस क्लियर होगा नहीं, मेंस में लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो सम फैक्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लिखिए। आज ज्यादा न्यूज़ कवर नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ओवरव्यू हमें डेवलप करना है करंट अफेयर्स को लेकर कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और क्योंकि बाइलिंगुअल है ना, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, तो अगर मैं दोनों को लिखवाने गया तो फिर हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, तो वो हैंड आउट सॉफ्ट कॉपी में, हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ानी इंस्टीट्यूट की। पता चला इंस्टीट्यूट ने क्लास ही बंद कर दी, बोले नहीं सर आप बहुत खर्चा करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट का, है ना, सो दैट शुड नॉट बी देयर। लिखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज recently taken Supreme Court has recently taken a suo motu case of Falodi accident versus NHAI which resulted into loss of 34 lives, which resulted into loss of 34 lives. उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए फलोदी हादसा बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जिस हादसे में 34 लोगों की जान गई। In the historic judgment, Supreme Court issued Pan India directives, Pan India directives for all governments. इस आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए हैं, और वो कौन कौन से दिशा निर्देश है, लिख लो। नंबर 1, immediate freezing of commercial encroachment, ENCROACHMENT, encroachment। सभी व्यावसायिक अतिक्रमणों का
तुरंत स्थगन, तुरंत स्थगन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अब नेशनल हाईवेज के बगल में कोई भी नया ढाबा नहीं बनेगा। वो तो बात की बात है, अभी इससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। कोई भी नया ढाबा नहीं बनेगा, कोई भी नया रेस्टोरेंट नहीं बनेगा, किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं बेटा, नेशनल हाईवेज के साइड में ये ढाबे बनते हैं, ईटरीज बनती है, आजकल तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो गए हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ नेशनल हाईवेज पे ही खड़ी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कोई नया हाईवे के अक्रॉस किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट पार्किंग रेगुलेशन, एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट पार्किंग रेगुलेशंस। पार्किंग व्यवस्थाओं को त्वरित प्रभाव से लागू करना, त्वरित प्रभाव से लागू करना, ठीक है। पार्किंग व्यवस्थाओं को त्वरित प्रभाव से लागू करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जितने भी एग्जिस्टेंट कमर्शियल प्लेसेस है, पार्किंग व्यवस्थाओं को त्वरित प्रभाव से लागू करना, ठीक है। जितने भी रोड साइड ढाबा है, जितने भी रोड साइड रेस्टोरेंट है, जिनके पास पार्किंग सुविधाएं नहीं है, ठीक है, या तो वो पार्किंग सुविधाओं का निर्माण कर ले ताकि किसी भी कैंसिल किए। तो अगर किसी का कमर्शियल स्पेस है कोई पेटेंट वाला चीजें चल रहा है, तो ये जैसे मैकडी चलाता है ना ड्राइव थ्रू, वो सारी चीजें तो बाय लेन्स होनी चाहिए, और जो भी पार्किंग होगी वो रोड पे नहीं होगी, बाय लेन्स में ही होगी। दैट इज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, ठीक है। थर्ड डायरेक्टिव, नो डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी, नो डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी कैन प्रोवाइड न्यू लाइसेंस और renew it unless permitted by NHAI, unless permitted by NHAI, ठीक है। कोई भी स्थानीय निकाय, कोई भी स्थानीय निकाय अथवा विभाग बिना अनुमति के, कोई भी स्थानीय निकाय अथवा विभाग बिना राजमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी के, राजमार्ग प्राधिकरण की मंजूरी के लाइसेंस प्रदान नहीं करेगा अथवा उन्हें पुनः स्वीकृत नहीं करेगा, क्लियर। मतलब जो एग्जिस्टिंग है उनमें भी जो रिन्यूअल होगा, अब किसकी परमिशन से होगा, NHAI के फाइनल क्लियरेंस से, और NHAI वो फाइनल क्लियरेंस तभी देगा जब ऊपर के 2 पॉइंट्स फुलफिल किए जाएंगे, अदरवाइज NHAI परमिशन भी नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोलिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स, डेमोलिशन ऑफ
अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स, गैर अधिकृत संरचनाओं, गैर अधिकृत संरचनाओं को हटाना, गैर अधिकृत संरचनाओं को हटाना। क्लियर? हम क्या देखते हैं बेटा, रोड साइड बहुत सारे ढाबे होते हैं, कोई परमिशन नहीं है, किसी तरह का कुछ रेगुलेशन नहीं है, जो बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट 60 days दे विल बी डेमोलिश्ड अक्रॉस ऑल द नेशनल हाईवेज। ये सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी दे रखी है कि 60 दिन के अंदर अंदर कर देना। ठीक है, डन। एक लास्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड 4E strategy, 4E strategy of road safety, 4E strategy of road safety। ठीक है, सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 स्तंभों पर, 4 स्तंभों पर नीति निर्धारित की है, नीति निर्धारित की है। क्लियर? और वो 4E क्या है? नंबर 1 इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। इस अभियांत्रिकी का मतलब क्या है कि टू आइडेंटिफाई द ब्लैक स्पॉट्स ऑफ द हाईवे। ठीक है, वो जो अंधे मोड़ आते हैं, कंप्लीट राइट बैंड और लेफ्ट बैंड और यू टर्न, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द इनकमिंग व्हीकल, कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही, ये जहाँ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन ब्लाइंड स्पॉट को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे सेफ्टी मैकेनिज्म लगाना, लाइक जो कॉर्नर मिरर्स लगते हैं, like that. So engineering is the first E. Second E is the enforcement, enforcement हिंदी में प्रवर्तन, प्रवर्तन, प्रवर्तन का मतलब कि जो हाईवे पेट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है, को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करके नियमों को कठोरता से पालन करवाना। ठीक है, क्योंकि हम लोग नियमों का पालन कहाँ करते हैं? जहाँ हाईवे आ जाए, जहाँ एक्सप्रेसवे आ जाए, है ना, तुम्हारे अंदर का रेसर जाग जाता है। होता है या नहीं होता है? फिर गाड़ी 100 से नीचे चले, ये संभव नहीं है। 120, 140, 160 चाहिए ही होता है फिर, है ना? हाँ, वेरी गुड, हाँ भी सर, है ना, गुड। खासकर ये चीज़ें लड़कों के लिए है कि नेशनल हाईवे आते ही उनके अंदर का राइडर जाग जाता है। हाँ, हमारे गडकरी साहब भी 150 पे जाते हैं, तो हम क्या करें, है ना, हमारी गलती थोड़ी ना है। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन अबाउट रोड सेफ्टी, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। एंड फोर्थ, इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर, आपातकालीन सहायता। दीज आर द 4E। और इसी इमरजेंसी केयर से एक और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दिया, अगेन आर्टिकल 21 को ही एक्सपांड किया, दैट इज राइट टू क्रिटिकल केयर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, सघन सहायता, ठीक है, सघन सहायता, ये भी अब एक मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल्स है वो क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये अब उन लोगों का फंडामेंटल राइट हो गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर वो
private hospital. Clear? So single decision of Supreme Court is related with your prelims, your mains. प्रिलिम्स के पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है. मेंस में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वी हैव डिस्कस्ड. कौन कौन सा? आर्टिकल 21 रिलेशन विद आर्टिकल 142 और 142 के साथ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति का पृथक्करण, और शक्ति के पृथक्करण से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक सक्रियता, ठीक है. दीज आर द थिंग्स which we need to look into from the perspective of mains. ठीक है, क्या ये सब? कौन सा अधिनियम? 4E, ये अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है बेटा. जब तुम लोगों की क्लास ली थी तब नहीं था, इसीलिए करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं, है ना. हाँ, तो ये मत सोचो कि सर ने हमें तो नहीं पढ़ाया. अगला न्यूज, नेक्स्ट न्यूज. क्लास है, वो क्लास आधा घंटा बाद भी हो सकता है ना. अच्छा, आधा घंटा पार हो चुका है. ओके, चलिए ठीक है. कितने बच्चे हैं खोरटा वाले? 4-5 है ना. हाँ तो जाओ, हाँ तो जाओ, है ना. बाकी बच्चे नोट्स बना लेंगे और तुम्हें दे देंगे, ठीक है. हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की उसने कानून बना दिया, बट कानून का क्रियान्वयन अभी भी कार्यपालिका की ही जिम्मेदारी है. तो अब सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि जो मैंने कानून बनाया उसको तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है. सारे पे, हर एक राज्य पे, इंक्लूडिंग NHAI, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट कमेटी on economic affairs, cabinet committee on economic affairs has approved सार्थक PDS scheme on 27th May 2026, ठीक है. हिंदी में लिखिएगा. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 27 मई 2026 को सार्थक पीडीएस योजना को अनुमति दी. यू ऑल नो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उचित मूल्य की दुकान, जिसे हम राशन की दुकान कहते हैं, जहाँ पे कम रेट पे राशन मिलता है. क्लियर. उसी योजना को क्या किया गया है, अब उन्नत किया गया है. बदला नहीं है बेटा, याद रखना. पीडीएस चलता रहेगा, क्लियर, बट उसी में क्या किया है, कुछ टेक इनोवेशन लॉन्च किए गए हैं. और वो टेक इनोवेशन क्या है? 3 चीजें हैं, लिखो. अंडर सार्थक पीडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन
chain and natural language processing, natural language processing, natural language processing are integrated, natural language processing are integrated। क्लियर? हिंदी में लिख लो फिर समझाता हूं इसका मतलब। सार्थक पीडीएस के अंतर्गत, सार्थक पीडीएस के अंतर्गत कृत्रिम मेधा, कृत्रिम मेधा, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एवं प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को लागू किया गया है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को लागू किया गया है। अब इस सार्थक पीडीएस में बेटा देयर आर 3 कंपोनेंट्स मेनली। एक निर्मल, दूसरा आशा और तीसरा सक्षम। और ये तीनों ही क्या है? एआई टूल्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है। अब इन तीनों का काम क्या होगा? इन तीनों का काम ये होगा कि जो निर्मल है, निर्मल एआई पोर्टल, ये क्या करेगा? जो बेनिफिशियरीज है, उन बेनिफिशियरीज का रियल टाइम असेसमेंट करेगा। क्लियर? मतलब अपडेशन ऑफ डेटा विल बी वेरी स्मूथ, कि कौन कौन इस बेनिफिशियरी लिस्ट में है, कौन कौन इस बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, वो सारा डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपडेशन होगा, डिलीशन होगा, लोगों का नाम चेंज हो जाएगा इस एरिया से उस एरिया में। क्लियर? एंड दैट विल बी वेरी स्मूथली डन। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बेटा जिनका नाम 2 जगह होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट कर चुके हैं, बट फिर भी उनका नाम पुरानी जगह पर ही है। अब इस निर्मल प्लेटफॉर्म से क्या किया हमने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लैंग्वेज से कनेक्ट कर दिया, ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दिया, तो जो डेटा अपडेशन होगा दैट विल बी वेरी फास्ट, बहुत तीव्र गति से डेटा अपडेशन हो जाएगा, रियल टाइम में डेटा अपडेशन हो जाएगा। और इससे एग्जैक्टली क्या होगा? वो लोग जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए वो हटा दिए जाएंगे, जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें वहीं मिलेगा जहां वो रह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी तो होते हैं, जो होते बिहार झारखंड के हैं बट रहते गुजरात महाराष्ट्र में है। ठीक है? तो दैट ट्रांसफर विल इजीली बी डन। उसके लिए क्या, कौन सा पोर्टल है? निर्मल। ठीक है? शिकायत निवारण के लिए आशा एआई। ठीक है? अगेन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीवेंसेस कैन बी प्रोवाइडेड एंड इट कैन बी एड्रेस। इंग्लिश में ग्रीवेंस रिड्रेसल, GRIEVANCE, ग्रीवेंस रिड्रेसल, REDRESSAL, ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण के लिए। और तीसरा सक्षम, सक्षम एआई इंश्योर करेगा सप्लाई चेन, आपूर्ति तंत्र, हिंदी में आपूर्ति तंत्र। ठीक है? और पीडीएस को लेकर बेटा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है हमारा हमेशा से, वो यही रहा है, द थर्ड वन। क्या? कि ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल है कि किस रास्ते से पहुंचना है, ठीक है,
वो केयरफुली डिज़ाइन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिकारी लोग लिख देते हैं कि यहाँ पहुँचाना है, वो ट्रांसपोर्टर डिसाइड करता है कि कहाँ पहुँचाना है, किस रास्ते से जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है। और डेटा ये कहता है कि अगर सक्षम लागू कर दिया जाए तो फूड ग्रेन का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लगभग 50% बचेगा। ठीक है, जिससे सरकार को कितना फायदा होगा, हर साल 280 करोड़ रुपए का। मतलब इतना हम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और जो टाइम लगने वाला है वो भी कम हो जाएगा। और जहां तक बात है कार्बन एमिशन की, हरित ऊर्जा में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जो कमी आएगी वो आएगी लगभग 33%। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस सार्थक पीडीएस से हमारा जो पीडीएस सिस्टम है उसे और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। नॉट ओनली कि रियल बेनिफिशियरीज को ही मिले, बट ऑल्सो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, जो अननेसेसरी कॉस्ट हो रहा है हम पे, अननेसेसरी जो हमारा खर्चा हो रहा है, वो अननेसेसरी खर्चा भी हमारा मिनिमम हो जाए। ठीक है, और इसी के लिए क्या इनिशिएट किया है, सार्थक पीडीएस। बट इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी बाकी है जो एड्रेस नहीं हुए हैं। ठीक है, वो हैंडआउट्स में लिखे हुए हैं, तुम लोग पढ़ लेना। और अगर कोई डाउट आए तो जब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी उसे पूछ लेना। हाँ, डेली डेली इतना करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ाऊँ मैं, 24/7 न्यूज़ चैनल थोड़ी ना बनना चाहता हूँ बेटा, सनसनी है ना। क्योंकि सनसनी इसीलिए बन रही है ना कि 24/7 न्यूज़ चैनल आ गए हैं, जो खबर नहीं है वो भी खबर बनाई जा रही है। हफ्ते भर में, पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स में मुझे कुछ 10 से 12 खबरें मिली है जो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब अगर डेली पढ़ाऊँ कहाँ से इतनी खबरें लाऊंगा बेटा, फिर मुझे भी खबरें बनानी पड़ेगी कि मोदी जी इस देश के दौरे पे गए, क्यों गए, काय से गए, है ना। वो काम मैं नहीं करने वाला। ठीक है, आज न्यूज़ 2 ही कवर हुई है। ठीक है, बट विल टारगेट कि हमारे हर वीक में 10 से 12 न्यूज़ हम कवर कर लें, और कुछ न्यूज़ जो सिर्फ पीडीएफ में सिर्फ फैक्चुअल है वो तुम लोगों को ऐसे ही प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, बट एक चीज़ और बेटा, अगर साथ साथ में तुम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते जाओगे, है ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, डन। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? सार्थक का हाँ फुल फॉर्म है ना, मोदी जी बिना फुल फॉर्म के ऐसे शब्द बनाते ही नहीं है बेटा, है ना। अगर वो सार्थक मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, वो निर्मल कैपिटल में लिखा हुआ है, मतलब कुछ फुल फॉर्म है ना। बट यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, जेपीएससी के लिए जरूरी है ना। तो तुम लोग देख लेना, लिखा हुआ है पीडीएफ पे। डन, चलो तो आज के लिए इतना काफी, अगले हफ्ते ज्यादा न्यूज के साथ कवर करेंगे। चलिए।